और सेंटर ऑफ मास पर हम लोग बेसिक डिस्क्रिप्शन कर चुके थे और फिर हमारे पास था कि हम इन्हें कुछ एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो एग्जांपल को फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा बच्चों। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग कुछ बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान से सुनना अच्छे से। और एग्जांपल से पहले मैं एक बार आपको सेंटर ऑफ मास के लिए हल्का फुल्का सा फॉर्मूला रिवाइज करवाता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, फॉर्मूला है पोजीशन और वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो समेशन ऑफ mi ri I varies from 1 to n upon summation of mass I varies from 1 to n। जनरल फॉर्म में इसे हम लोग mi ri I varies from 1 to n upon total mass इस तरह भी ट्रीट कर सकते हो। तो समस्या तो दिक्कत है, जनरल कंडीशन ओके। और अगर बेटे कभी कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हम लोग उन्हें भी देंगे, तो एक बार देख लो ध्यान से। अगर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, अब हमें ये इसका सेंटर ऑफ मास है बच्चों, ठीक है ना। अब सेंटर ऑफ मास काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इस मैक्रो मास बॉडी में एक टाइनी पार्टिकल, एक टाइनी एलिमेंटल पार्टिकल हमें लेना पड़ता है। अब उस टाइनी पार्टिकल, टाइनी एलिमेंटल पार्टिकल के लिए हम लोगों ने कोई भी एक सिचुएशन ले ली, सपोज डीएम मास ले लिया बेटा मैंने इसमें, ठीक है। और जो डीएम मास है उसके लिए मैंने पोजीशन वेक्टर ली आर वेक्टर, सेंटर ऑफ मास के लिए पोजीशन क्या ले लिया बेटा आरसीएम वेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ओके। तो इस कंडीशन में बेटा आरसीएम वेक्टर में हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के लिए पोजीशन लेने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, देखिए ध्यान दीजिए, डीएम इंटू ये, इस तरह से हम लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं ओके। जो भी एलिमेंटल पार्ट है उसका मास ले लिया, जो भी उसकी पोजीशन है वो पोजीशन ले लिया हम लोगों ने अपॉन टोटल मास। कंडीशन के अकॉर्डिंग ये टोटल मास डायरेक्टली आ भी सकता है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको टोटल मास के लिए भी इंटीग्रेशन मेथड को यूज़ करना पड़े, ठीक है। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन है वो मान लीजिएगा आपके नीट में तो नहीं आएंगे, मेंस में भी चांस बहुत ही कम है, एडवांस लेवल पर काम आते हैं, ठीक है। जहाँ हमें जनरली डिराइव करना ही पड़ता है तो वो एडवांस लेवल में काम आता है, ठीक। बाकी फिर भी फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि मैं इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस की बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको कराने वाला हूँ ना। तो बातें सेम है, बस ये कि समेशन का रिप्लेसमेंट इंटीग्रेशन से हो गया, इतना आपके नॉलेज में है, चाहे मैथ्स हो चाहे बायो हो, इतना सबकी नॉलेज में है कि बेटा जो समेशन है उसी का रिप्लेसमेंट है इंटीग्रेशन। समेशन जब लोग रेगुलर या फिर वेल डिफाइंड कंडीशंस होती हैं तो उनमें यूज़ कर पाते हैं, लेकिन जहाँ पर कंडीशंस बहुत सारी हो या फिर पार्टिकल्स जो है ना उनमें लिमिटेशन ना हो, उनकी लिमिट ना हो, तो उस कंडीशन में अपन इंटीग्रेशन को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करें। कल जो हमने एग्जाम्पल लिए थे उनके आगे बढ़ रहे, देखिए ध्यान दीजिए, सुनिएगा। तो कल हम लोगों ने एक ई शेप बनाया था, उसको हम लोग सॉल्व कर लिया था ओके। नेक्स्ट तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और यहाँ वाई एक्सिस है। अब अगर मैं यहाँ पर बेटा आपसे बात करूँ, मेरे पास एक टी शेप एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, किसी भी यूनिफॉर्म मटेरियल से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मटेरियल से बना हुआ आपके सामने स्ट्रक्चर है, इसका आपको सेंटर ऑफ मास चाहिए, और जो वैल्यूज हमें गिवन है ये
हाइट हमें गिवन है, सपोज कीजिए 4a, दिस इज a एंड दिस इज 5a, ओके, 2a एंड दिस इज ऑल्सो 2a। बच्चों इस तरह की कंडीशंस हैं और हमें इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के लिए हम यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड एज्यूम कर सकते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को। एक हम लोगों ने क्या ले लिया, बॉटम पार्ट, एक अपर पार्ट। अगर थोड़ा भी हम लोग कॉमन सेंस यूज़ करें, थोड़ा जो स्ट्रक्चर है इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो आपके पास डायरेक्टली आ ही गया है, एक्स कोऑर्डिनेट का। ठीक है, आपको पता है कि ये जो 5a है और यहाँ पर आपने जो वर्टिकल ये स्लॉट दिया है, तो वर्टिकल स्लॉट जस्ट मिडवे 2a लेफ्ट और 2a राइट है। तो इसका मतलब जब सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, वो तो कहीं ना कहीं इनके मिड सेक्शन पर ही आएगा। सहमत तो मेरी बात से? तो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं ना कहीं इस वर्टिकल लाइन पर ही असेंबल होगा ना। तो इस सिचुएशन में एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना आएगा ना, 2a + a/2, ठीक है। तो ये तो एक्स कोऑर्डिनेट तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, वाई प्रोसेस भी निकाल सकते हैं जो आपने कल ही किया था अगर ध्यान हो तो। एक्स कोऑर्डिनेट याद है कि xcm = समेशन ऑफ mi xi, याद है ना, और ycm समेशन ऑफ mi yi, i वेराइज फ्रॉम 1 to n। बस वही सब कुछ है, अलग से कुछ नहीं है, टेंशन फ्री रहे। तो जो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट की बात अगर करें तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका डायरेक्टली आ चुका है, कितना है बच्चों, 2a + a/2 देन 5a/2। यस और नो? तो मेरी बात वाई कोऑर्डिनेट पर आपको बात करनी पड़ेगी। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ycm m1 y1 + m2 y2 अपॉन m1 + m2। अगर सिमेट्रिक बॉडी है, सिमेट्रिक बॉडी तो याद है उसका जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एरिया। दिमाग में है, पहले अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो बच्चों ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट की बात कीजिए। फर्स्ट पार्ट के लिए एरिया कितना हो जाएगा, 4a × a, तो m1 कितना आ गया, 4a²। यस। अब जो फर्स्ट पोर्शन है बेटा, ये फर्स्ट पोर्शन जो है 4a हाइट का, इसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा बच्चों, एग्जैक्टली मिडवे तो रहेगा। यस नो? कितना आ जाएगा, 2a। टोटल हाइट कितनी है, 4a, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, 2a। ओनली फर्स्ट पार्ट का समझ में आ रही बात? या कितना रहेगा, y1 2a + m2 बच्चों ये सेकंड वाला पोर्शन है, तो सेकंड वाले पोर्शन के लिए 5 है, × a तो 5a² आ गया। बताइए, तो समस्या नहीं। अब बच्चों जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो, इसकी जो हाइट है a, इसके जस्ट मिडवे तो होगा। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 4a हाइट तो पहले से ऑलरेडी है और प्लस a/2, समझ रहे हो ना? तो 4a + a/2 कितना आ जाएगा, 9a/2। बताइए, तो टेंशन समझ में आ रही बात है? बच्चों देखो, सेंटर ऑफ मास नाम सुन के बच्चे के दिमाग में थोड़ा सा हेडेक होना शुरू हो जाता है, लेकिन आप सोचिए ना कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप थोड़ा भी कॉमन सेंस रख के चलेंगे ना तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इजीली, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। समझ लो, ध्यान देना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वो m1 + m2, तो 4a² + 5a² 9a² हो गया क्या? यस, a² कॉमन लेके आप a² कैंसिल कर ही देंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कितना आ गया, 8a + 45 a/2 अपॉन 9। यस और नो? तो दिक्कत, ये कितना आ गया, 61 a/18 a2, तो 8 2 16 और 45 कितना आ गया, 61 a/9 = 18। तो ये हमारे पास ycm की वैल्यू अवेलेबल है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो एक्सक्यूज, तो दिक्कत वाली बातें ये लीजिए, हमारे पास ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना ढंग से, बहुत ढंग से बच्चों। ये एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगुलर शेप है बच्चों, हाइट इसकी b ले ली मैंने, ब्रेथ और लेंथ मैंने ले ली l, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इस स्ट्रक्चर में हमने ये ले लिया ओरिजिन पॉइंट, और बच्चों इस स्ट्रक्चर का 1/4 पार्ट हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, 1/4 पार्ट, ये एक्स एक्सिस दिया और ये वाई एक्सिस दिया, और बेटा ये जो 1/4 पार्ट है ना, ये वाला 1/4 पार्ट, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया। ये मैंने कट किया और रिमूव कर दिया, डन। तो ये रिमेनिंग पार्ट है, इसका आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास काउंट करना है। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट में सेंटर ऑफ मास चाहिए हमें, ठीक है। इसको हम कैसे करें, एक बार ट्राई करो।